Good morning everyone. Today we will continue our chapter banking company. इसमें आपका एक नया टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यावर्तनीय संपत्तियाँ। किसको बोला जाता है? अप्रत्यावर्तीय संपत्तियाँ, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो ये एसेट्स होती है या उस दशा में एसेट्स बन जाती है जब एसेट्स पर बैंक को एक निश्चित टाइम तक आय की प्राप्ति न हो, या फिर एडवांसेस जो दिए गए हैं उसको एनपीए के रूप में मानने के संबंध में आरबीआई ने बैंकों के दिशा निर्देश निर्गमित किया है, जिसके अनुसार जिन अग्रिमों पर 90 दिन से अधिक के लिए ब्याज और मूलधन की किस्तें बकाया रहती हैं उन्हें एनपीए माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो आरबीआई ने किसी को लोन दे रखा है, अगर वो व्यक्ति 3 महीने तक उसका ब्याज नहीं देता है या फिर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल के अमाउंट नहीं लौटाता है, तो उस कंडीशन में वो पैसा किसके अंदर आ जाएगा? एनपीए के अंदर आ जाएगा। जैसे इसमें आएंगे एनपीए में सभी लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटीज को 90 दिन के अनुसार ही प्रत्यावर्तनीय या अप्रत्यावर्तनीय संपत्तियों में वर्गीकृत किया जाएगा। एनपीए से आय को अर्न्ड बेसिस पर नहीं लेते, बल्कि इन पर आय को प्राप्ति के आधार पर यानी कि रिसिप्ट बेसिस पर खातों में इंक्लूड किया जाता है। अर्न्ड क्या होता है कि हमने कमा ली है, ठीक है। रिसिप्ट यानी कि हमें मिल गई है, उसकी बेसिस पर आप इसको इंक्लूड करते हो। ये था आपका एनपीए। आगे है, हमने जैसे किया था कि बैंकिंग में आपके 2 अकाउंट बनते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। आपके 12 से 16 थे आपके जो शेड्यूल थे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थे, और 1 से 11 जो शेड्यूल है आपके बैलेंस शीट में। और ये शेड्यूल है आपके, जैसे इसका फॉर्मेट है बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च एवरी ईयर, कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोविंग, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न। एज ऑन 31 मार्च करंट ईयर का आप लिखोगे और एज ऑन 31 मार्च प्रीवियस ईयर का लिखोगे। टोटल इसमें आपका आ जाएगा कैश एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसेट्स में शेड्यूल 6 में, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7 में, इन्वेस्टमेंट आपकी शेड्यूल 8 में, एडवांसेस आपके शेड्यूल 9 में, फिक्स्ड एसेट आपकी शेड्यूल 10 एंड अदर एसेट आपकी 11 में। इनको आगे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे शेड्यूल 1 में कैपिटल आएगी आपकी, कैपिटल कौन कौन सी आएगी? 4 नेशनलाइज्ड बैंक कैपिटल फुली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 banks incorporated outside of India, capital आपकी the amount brought in by banks by way of startup capital as prescribed by RBI should be shown as under this head, and amount of deposit kept with RBI under section 11(2) of the Banking Regulation Act 1949। इसका टोटल आ जाएगा आपका। अदर बैंक से जो कैपिटल है जैसे अथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड जो अनपेड कॉल है वो लेस हो जाएगी, और फॉरफिटेड शेयर। सेकंड जो आपका शेड्यूल है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में आपका स्टेचुटरी रिजर्व, उसका ओपनिंग बैलेंस, एडिशन या फिर रिडक्शन। कैपिटल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस, एडिशन और रिडक्शन जो उसमें ऐड किया गया है या लेस किया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम, ओपनिंग, एडिशन, रिडक्शन। रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व आपका ओपनिंग, एडिशन और रिडक्शन। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इन पाँचों का चारों का टोटल कर दोगे आप। उसके बाद शेड्यूल 3 में डिपॉजिट, जो आपने डिपॉजिट किया, डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। उसके बाद इसका टोटल डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया, डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेज आउटसाइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका बोरोविंग, जैसे बोरोविंग इन इंडिया आरबीआई, अदर बैंक्स या फिर अदर इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी, बोरोविंग आउटसाइड इंडिया, दोनों का टोटल करोगे। सिक्योर्ड बोरोविंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड अबो। उसके बाद है आपका शेड्यूल 5 में आता है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, बीपी यानी कि बिल्स पेबल, इंट्रोफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अकर्ड, अदर्स। उसके बाद आपका कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, कैश इन हैंड, बैलेंस विद आरबीआई इन करंट अकाउंट, इन अदर अकाउंट। उसके बाद है बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया, बैलेंस विद बैंक इन करंट अकाउंट, अदर डिपॉजिट्स अकाउंट, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, बैंक, अदर इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया इन करंट अकाउंट, इन अदर डिपॉजिट अकाउंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, और टोटल ग्रेन टोटल आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर,
डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, सब्सिडरी एंड और जॉइंट वेंचर, अदर्स। आगे आपका टोटल। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इन इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, अदर इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 9 में आपके एडवांसेस, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट और ड्राफ्ट लोन, रिपेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन्स। आगे टोटल। फिर सिक्योर्ड एंड टेंजिबल एसेट्स आपकी कवर्ड बाय बैंक गवर्नमेंट गारंटी, अनसिक्योर्ड, एडवांसेस इन इंडिया, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अदर। टोटल आपका आ जाएगा इनका। और एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक्स, ड्यू फ्रॉम अदर्स, या फिर बिल परचेज, डिस्काउंटेड, सिंडिकेट लोन एंड अदर्स। ग्रैंड टोटल। नेक्स्ट आपका शेड्यूल 10 है फिक्स्ड एसेट्स आपकी, जैसे प्रमाइसिस है, एट कॉस्ट पर आपको लेनी है, एडिशन, डिडक्शन या डेप्रिसिएशन जो भी है उसको ऐड लेस करोगे आप। एंड अदर फिक्स्ड एसेट आपकी एट कॉस्ट पर, एडिशन, डिडक्शन और डेप्रिसिएशन। शेड्यूल 11 आपका अदर एसेट्स, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, टैक्स पेड इन एडवांसेस, स्टेशनरी एंड स्टैम्प, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम एंड अदर। शेड्यूल 12 है आपका कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड, क्लेम अगेंस्ट एंड बैंक नोट एक्नॉलेज डेब्ट, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, guarantee given on the behalf of constitution in India, outside India, acceptance and endorsement obligation and other items of the bank contingency liable। ये था आपका शेड्यूल बैंकिंग का, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपके 12 शेड्यूल आते हैं बैलेंस शीट में, ये आपको लर्न करने हैं। उसके बाद बैंकिंग कंपनी में और नॉन बैंकिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपका एक्ट में डिफरेंस है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू 1949 के अकॉर्डिंग यह बैंकिंग कंपनी चलती है, और नॉन बैंकिंग जो है आपका कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। इसके लिए जो लायबिलिटी होती है बैंकिंग कंपनी की, इसकी जो संबंधित मद होती है कैपिटल लायबिलिटी में आते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनी की जो लायबिलिटी है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है इसका हेड है। उसके बाद बैंकिंग कंपनी की जो एसेट्स है उनको एक ऑर्डरिंग फॉर्म में लिखा जाता है, लिक्विडिटी का जो ऑर्डर दिया जाता है, तरलता, जो सबसे जल्दी कैश में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनी में जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस के रूप में लिखा जाता है, यानी कि सबसे तरल संपत्ति को सबसे अंत में लिखा जाता है, फिक्स्ड एसेट्स को पहले और करंट एसेट्स को लास्ट में। एसेट्स और लायबिलिटी में चालू और गैर चालू वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता किसी बैंकिंग में, लेकिन एसेट और लायबिलिटी को जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी है उसको करंट और नॉन करंट जो है एसेट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। शेड्यूल ऑफ नोट्स टू अकाउंट, कैपिटल आपकी लायबिलिटी एंड एसेट से रिलेटेड जितनी मदें होती है उसकी डिटेल को बैलेंस शीट के साथ जो अटैच करके शेड्यूल में दिखाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है, उसके साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी की दिशा में जो बैलेंस शीट है उसमें शेड्यूल 12 दिए गए हैं, और नॉन बैंकिंग कंपनी की दिशा में जो बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट की संख्या निर्धारित नहीं है, कितने भी नोट्स टू अकाउंट लग सकते हैं। बैंकिंग कंपनी की दशा में निर्धारित नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और नॉन बैंकिंग की दशा में निर्धारित नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। लाभों के समायोजन या फिर संचय में हस्तांतरण आदि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाता है, और इसमें जो प्रॉफिट होते हैं उसको बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाएगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, आपका चैप्टर कंप्लीट है। आपको इसकी फॉर्मेट करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट करना है पूरा, इसकी जितनी मैंने थ्योरी करवाई वो थ्योरी करोगे, और बैलेंस शीट की आपको फॉर्मेट करना है, ठीक है। उसको अच्छे से उसके जितने हेड सब हेड है वो अच्छे से करोगे, ठीक है। क्लियर। आपका सिलेबस भी इसके साथ ही कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।